हेलो दोस्तों, तैयारी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत के संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से जनजातीय प्रशासन यानी ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये विषय आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, तो चलिए एक एक करके इन स्लाइड्स को समझते हैं। विषय परिचय। नमस्ते। इस पहली स्लाइड को देखिए। आज हमारा फोकस अनुच्छेद 244, 5वीं और 6ठी अनुसूची और पेसा अधिनियम 1996 पर रहेगा। संविधान के भाग 10 में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनजातीय लोगों की अपनी अलग पहचान, उनकी संस्कृति और उनकी स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी को बचाए रखना। प्रशासन का संवैधानिक ढांचा। अब यहाँ ध्यान दें, प्रशासन को दो हिस्सों में बांटा गया है। 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244(1), इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी देश के अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। यहाँ आबादी मिलीजुली होती है, पर जनजातीय लोगों की प्रधानता होती है। 6ठी अनुसूची आर्टिकल 244(2), ये विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है। यहाँ के जनजातीय क्षेत्र अधिक आइसोलेटेड यानी अलग थलग हैं और उनकी संस्कृति बहुत विशिष्ट है। 5वीं अनुसूची के 10 राज्य। छात्रों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 5वीं अनुसूची में कौन से राज्य आते हैं। यहाँ 10 राज्य हैं जिन्हें आप OMG यानी ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और JHR जैसे शॉर्टकट से याद रख सकते हैं। इनके अलावा MP, छत्तीसगढ़, आंध्र और तेलंगाना भी इसमें शामिल हैं। याद रखिएगा, इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। प्रशासन और नियंत्रण। यहाँ शक्तियों का बंटवारा देखिए। केंद्र यानी राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें या उसकी सीमा या नाम बदलें। वहीं राज्य यानी राज्यपाल की भूमिका भी अहम है। राज्यपाल को हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी होती है और केंद्र सरकार प्रशासन के लिए राज्य को निर्देश भी दे सकती है। जनजातीय सलाहकार परिषद। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में एक TAC बनाई जाती है जिसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। एक खास बात, इनमें से 3/4 सदस्य यानी 15 लोग वही होने चाहिए जो राज्य विधानसभा में ST प्रतिनिधि यानी MLAs हों। इनका काम जनजातियों के उत्थान के लिए सलाह देना है। राष्ट्रपति चाहे तो उन राज्यों में भी इसे बनवा सकते हैं जहां अनुसूचित क्षेत्र तो नहीं है पर जनजातियां रहती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल। विधायी शक्तियां और आयोग। यहाँ राज्यपाल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। संसद या राज्य का कोई कानून इन क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं, या कुछ बदलावों के साथ लागू होगा, ये राज्यपाल तय करते हैं। साथ ही अनुच्छेद 339 के तहत राष्ट्रपति प्रशासन की जांच के लिए आयोग नियुक्त करते हैं, जैसे 1960 में ढेबर आयोग बना था। 6ठी अनुसूची का AMTM मॉडल। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट पर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM यहाँ शासन स्वशासित जिला परिषद यानी ADC के जरिए होता है। एक बड़ा अंतर याद रखिए, यहाँ सीमा बदलने या नाम बदलने के सर्वेसर्वा राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति नहीं। ADC की संरचना। ADC कैसे बनती है? सामान्य तौर पर इसमें 30 सदस्य होते हैं, 26 चुने हुए और 4 राज्यपाल द्वारा नामित। लेकिन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इसका अपवाद है, जहां 46 सदस्य होते हैं। अगर काम ठीक ना हो तो राज्यपाल परिषद को भंग भी कर सकते हैं। ADC की विधायी और न्यायिक शक्तियां। ADC के पास बहुत पावर होती है। वो जमीन, जंगल, खेती जैसे झूम खेती और अपने सामाजिक रीति रिवाजों जैसे शादी तलाक पर खुद कानून बना सकते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने झगड़े सुलझाने के लिए ग्राम परिषद या न्यायालय भी बना सकते हैं। कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ADC स्थानीय स्तर पर स्कूल, अस्पताल, बाजार और सड़कों का प्रबंधन करती है। इनके पास टैक्स वसूलने की भी शक्ति है, जैसे जमीन का लगान या व्यापार पर टैक्स। यहाँ तक कि खनिजों यानी मिनरल्स के उत्खनन की रॉयल्टी में भी इनका हिस्सा होता है। ये विषय न केवल आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि ये समझना भी दिलचस्प है कि हमारे देश में जनजातीय क्षेत्रों को कैसे स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस की शक्ति दी गई है। पेसा अधिनियम 1996 परिचय। दोस्तों, इस स्लाइड को देखिए। पेसा का पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। सरल शब्दों में कहें तो संविधान के भाग 9 में जो पंचायतों के नियम दिए गए हैं, उन्हें सीधे सीधे जनजातीय क्षेत्रों यानी 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वहां की परंपराएं अलग होती हैं।
इसीलिए दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में ये कानून बना। इसका मुख्य उद्देश्य है जनजातीय समाज की संस्कृति और उनकी पहचान को बचाते हुए उन्हें खुद के शासन की शक्ति देना। यहाँ ग्राम सभा को सबसे शक्तिशाली बनाया गया है। ग्राम सभा, शक्ति का केंद्र। अब इस स्लाइड पर ध्यान दें। ग्राम सभा क्या है? गांव की मतदाता सूची में शामिल सभी लोग मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। पेसा एक्ट कहता है कि ग्राम सभा सिर्फ नाम की नहीं होगी, उसके पास रियल पावर होगी। जैसे गांव के विकास के लिए कोई भी सामाजिक या आर्थिक योजना हो, उसे पहले ग्राम सभा से मंजूरी यानी अप्रूवल लेनी होगी। गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों को गवर्नमेंट नहीं बल्कि ग्राम सभा ही चुनेगी। फंड कहां और कैसे खर्च हुआ, इसका उपयोग प्रमाण पत्र भी ग्राम सभा ही देगी। बिना इनकी अनुमति के कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता। संसाधन नियंत्रण, जल, जंगल और जमीन। छात्रों, जनजातीय जीवन में जल, जंगल और जमीन का बहुत महत्व है। पेसा इन्हें सुरक्षा देता है। जमीन, अगर सरकार को किसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ भूमि अधिग्रहण करना है तो ग्राम सभा से मशवरा करना अनिवार्य है। जंगल, लघु वन उपज जैसे तेंदुपत्ता, शहद आदि पर ग्राम सभा का पूर्ण स्वामित्व होता है। खनन, अगर किसी को छोटे खनिजों जैसे रेत या पत्थर के खनन के लिए लाइसेंस चाहिए तो ग्राम सभा की सिफारिश के बिना उसे लीज नहीं मिल सकती। सामाजिक सुरक्षा और बाजार नियंत्रण। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा के पास कुछ विशेष सामाजिक शक्तियां भी हैं। शराब यानी लिकर, गांव में शराब की बिक्री और उसकी खपत को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने का हक ग्राम सभा को है। बाजार, गांव के स्थानीय हाट और बाजारों का मैनेजमेंट भी यही देखते हैं। साहूकारी यानी मनी लेंडिंग, अक्सर जनजातीय लोग साहूकारों के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। पेसा के तहत ग्राम सभा उन पर नियंत्रण रख सकती है ताकि शोषण न हो। इन सब का मकसद है उनके पारंपरिक रीति रिवाजों और शांति को बनाए रखना। पेसा में आरक्षण और संरचना। आखिरी स्लाइड में हम पेसा की बनावट को समझते हैं। ये त्रिस्तरीय विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट ढांचा है। सीटें, यहाँ जनजातीय आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन एक खास बात, कम से कम 50% सीटें एसटी वर्ग के लिए रिजर्व ही होंगी। अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन, यहाँ गौर कीजिए तीनों स्तरों ग्राम, खंड और जिला पर पंचायत का अध्यक्ष का पद 100% केवल एसटी उम्मीदवारों के लिए ही आरक्षित होगा। नामांकन, अगर किसी कारणवश किसी जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता तो राज्य सरकार 10% तक सदस्यों को नॉमिनेट कर सकती है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।